हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज चल रही थी और उस भारतीय संविधान की सीरीज के तहत हमने अभी तक भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को पढ़ चुके थे। भाग 4 आज से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करता है। इससे पहले हम भाग 1 भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद में हम मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में तुलना करेंगे और उनमें क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उनमें तुलना करने योग्य है, उन बातों को भी देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी क्या होता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी क्या होता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। दोस्तों देखो, नाम से ही स्पष्ट होता है कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी राज्य के नीति मतलब जो राज्य नीति बनाएगा, किसके लिए नीति बनाएगा, हमारे लिए बनाएगा, भारत के लोगों के लिए जो नीतियां बनाएगा, उन नीतियों को जब बनाएगा राज्य यानी क्या, भारत सरकार बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, स्थानीय सरकार जब क्या बनाएगी, भारत के लोगों के लिए क्या बनाएगी, नीतियां बनाएगी। तो उन नीतियों को किस तरह से बनाएगी, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा उन नीतियों को बताते समय, उसके लिए पहले से हमारे भारतीय संविधान में स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जब राज्य नीतियां बनाएगा, जब राज्य किसी प्रकार के कानून बनाएगा, जब किसी प्रकार की योजनाएं बनाएगा, तो उन योजनाओं को, उन नीतियों को बनाते समय राज्य किन किन बातों को ध्यान में रखेगा उसके बारे में बात बता दी गई है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम भी हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36 से ये स्टार्ट होता है और आर्टिकल 51 तक जाता है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है। भाग 4 के अंतर्गत लिया गया है और इसे जो लिया गया है वो नीति निर्देशक तत्वों को जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान बना है उसको अलग से लिया गया है। जिसे मौलिक अधिकारों का अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से जो भारत की संघीय व्यवस्था उसको कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या पूरा की पूरा ऐसा उठा लिया गया है? नहीं, जो वहां से लिया है मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है वो वहां से लिया गया है और भारत के अनुसार उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और उन परिवर्तनों के साथ में इसलिए जोड़ दिया गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह आता है कि आयरलैंड से संविधान से लिया है, तो आयरलैंड ने कहां से लिया था? तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन से। स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 51 तक जाता है। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? जिस प्रकार आर्टिकल 12 कहता था राज्य के बारे में परिभाषा देता था दोस्तों, उसी प्रकार से क्या करता है आर्टिकल 36 भी क्या करता है, राज्य की परिभाषा देता है। यहां पर आर्टिकल 36 में वही बात कर दी गई है कि आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में जिस प्रकार की राज्य की डेफिनेशन बताई गई थी, ठीक उसी प्रकार की डेफिनेशन क्या होगी, राज्य की डेफिनेशन आर्टिकल 36 में बताई जाएगी। ये राज्य की डेफिनेशन इस पूरे नीति निर्देशक तत्वों के लिए क्या रहेगी, मायने रखेगी। ठीक है, अगला क्या बोलता है, आर्टिकल 37 क्या बोलता है, यानी आर्टिकल 12 में जो राज्य की डेफिनेशन दी गई थी वही के वही आर्टिकल 36 में क्या दे रखी है, राज्य की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद में आर्टिकल 37 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 37 बोलता है आपको कि जो ये है डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनको क्या करा जाएगा, न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं होंगे। मतलब इनको लागू करवाने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसा कि आप मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो मौलिक अधिकारों के हनन के संबंध में आपको आर्टिकल 13 बोलता है कि आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, राज्य के हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। आर्टिकल 32 बोलता है, आर्टिकल 226 बोलता है, क्या बोलता है कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट होगी या भारतीय न्यायपालिका होगी मौलिक अधिकारों की रक्षक। तो क्या डीपीएसपी की रक्षक सुप्रीम कोर्ट होगी? नहीं, इसमें स्पष्ट ही कर दिया गया है। आर्टिकल 37 ये बोलता है कि ये राज्य जो ये डीपीएसपी है, ये जो डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब जब इनको नहीं मिलता है जनता को, ये भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को नहीं मिलता है, तो इनके खिलाफ
आप क्या नहीं कर सकते, राज्य नहीं दे रहा है ऐसा करके आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, ना ही हाई कोर्ट के पास और न ही सेशन कोर्ट के पास, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। मतलब ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं। आर्टिकल 38 क्या बोलता है दोस्तों, अब यहां से होता है मेन काम। चलो आर्टिकल 38 बोलता है कि लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जो राज्य है, जो अपना राज्य है, राज्य यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अदर जो भी गवर्नमेंट है, वो क्या है, वो क्या करेगी आपकी, वो ये बोलेगी दोस्तों कि राज्य क्या करेगी, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए कार्य करेगी। राज्य लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए कार्य बनेगी और ऐसी योजनाएं बनाएगी, ऐसी योजनाएं बनाएगी जिससे राज्य का क्या हो, जो देश का हो, वो देश का क्या हो, लोक कल्याण हो। इस प्रकार की क्या बनाएगी, राज्य योजनाएं बनाएगी। ठीक है, किस प्रकार की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या बोले, उनको न्याय मिल सके। जो सामाजिक रूप से, जो आर्थिक रूप से, जो न्यायिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, इन पिछड़ों को वापस अगलों के समक्ष लाने के लिए इसी प्रकार की योजनाएं बनाएगी। तो इसमें बोला गया है लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। जैसे आप देखेंगे आयुष्मान भारत योजना बनाती है सरकार, फ्री में आपको राशन देती है, गरीबों को राशन देती है, ST OBC को आरक्षण देती है। तो ये सारी क्या दे रही है, ये सारी योजनाएं क्या है, ये सारी क्या है, लोक कल्याणकारी योजना है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि लोक कल्याणकारी कार्य क्या होता है। अगली बात क्या बोलता है, क्या बोलता है आर्टिकल 39 क्या बोलता है, आर्टिकल 39 बोलता है कि संसाधनों का समवितरण, मतलब जो भी संसाधन है उनका समवितरण किया जाएगा और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसा होता है जैसे एक लड़की और एक लड़का कार्य कर रहा है और सेम ही पोस्ट पे काम कर रहा है, मतलब एक महिला कर्मचारी है और एक पुरुष कर्मचारी है और सेम पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो सेम पोस्ट के लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें और लड़के में, एक पुरुष में और एक स्त्री में, उनके वेतन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो सरकारी संस्थान जितने भी होते हैं उन सरकारी संस्थानों में जब कोई पुरुष और कोई महिलाएं काम कर रही है तो एक समान पोस्ट पर काम कर रही है तो उनके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्धारण किया जाएगा। इसमें ऐसी बात बोली गई है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत बार ऐसा होता है, एक समान न्याय देना है तो न्याय देना, हमारी न्यायपालिका हालांकि अच्छा कार्य करती है लेकिन हमारे यहाँ पे केसेस इतने सारे होते हैं कि न्यायपालिका न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं और आपके पास में इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि आप उस केस को लड़ सके न्यायालय में जाके। तो क्या करती है सरकार, आपको ऐसा देती है, आश्वासन देती है कि आपको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, मान लो A व्यक्ति ने B व्यक्ति की हत्या कर दी, जैसे मान लो मेरी हत्या किसी व्यक्ति ने कर दी, ठीक है। अब मेरे घर वालों के पास में केस लड़ने के लिए इतना पैसा नहीं है कि क्या कर सके, वो उस मर्डरर को मर्डर घोषित कर सके, उस आरोपी को अपराधी घोषित कर सके। तो क्या करा जाएगा, मेरे घर वालों को सरकार क्या करवाएगी, वकील उपलब्ध करवाएगी। तो मेरा जो वकील होगा, जो मेरा घर वाले जो वकील करेंगे वो सरकारी वकील होगा और इस व्यक्ति को अपना जुर्म ना साबित करने के लिए भी वकील, मतलब जो भी पीड़ित वर्ग है उन पीड़ित वर्गों को क्या करवाएगी, सरकार निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। अगर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो सरकार क्या करवाएगी, आपका निःशुल्क क्या करवाएगी, आपको विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा, मतलब राज्यों के द्वारा यानी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। संसाधनों का समवितरण, मतलब जो भी संसाधन है भारत सरकार के पास में जब उनका वितरण करेगी तो वो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, मतलब स्त्री और पुरुष सभी बराबर होंगे। और क्या बोला है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अगर आप विधिक सहायता पाने में समर्थ नहीं है तो सरकार आपको क्या करवाएगी, विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, आर्टिकल 40 बोलता है ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है, ठीक है। हम जब तक भारत के विकास की बात नहीं कर सकते जब तक ग्रामों का विकास नहीं हो जाता है। और उन्हीं ग्रामों के विकास करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया था कि ग्राम पंचायत का संगठन, यानी क्या लाया गया था, मतलब इसमें ऐसा बोला गया था कि ग्राम स्तर पर क्या करानी चाहिए, सरकार बनानी चाहिए और उन ग्रामों का, उन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कराने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उनके हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए। इसीलिए फिर बाद में क्या लाया, ग्राम पंचायत लाया गया। आर्टिकल 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया, मतलब 73वां और 74वां संविधान संशोधन लेकर आया गया आपके लिए। और उसके तहत क्या किया गया, ग्राम में गांवों की सरकार बनाने की बात की गई। आपने देखा होगा ग्राम पंचायतें होती, फिर नगर पंचायत होती, फिर नगर निगम, नगर पालिकाएं होती है, अलग अलग स्तर पे, ग्रामीण स्तर पर अलग होती है, फिर थोड़े उससे नगरीय स्तर पर अलग होती है, फिर महानगरीय स्तर पर क्या होती है, सरकारें होती है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, जैसे DMC की बात करें तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, DMC की बात करें
करें तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये अलग अलग जगह से होता है। जहां पे भी आप जिस शहर में रह रहे होंगे तो वहां पे नगर पालिका, नगर निगम होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे होंगे तो ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, वो स्थानीय सरकारें होती है। उन स्थानीय सरकारों की बात की गई है। क्यों? क्योंकि गांवों के विकास के बारे में किसको ज्यादा पता होगा? ग्रामीण वासियों को ज्यादा पता होगा। इसलिए वहां के लोगों को ही क्या कर दिया जाए, एक सरकार बनवा दी जाए और वही सरकार उनको बजट उपलब्ध करवा जाए और वही सरकार क्या करे, वहां के ग्रामों का विकास कर सके। इसलिए ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने पटवारी के जो पूरा पढ़ेंगे पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसको पूरा और अच्छे डिटेल से बात करेंगे। आर्टिकल 243 को देखेंगे, 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखेंगे, फिर अलग अलग किस प्रकार की समितियां बनी, अशोक मेहता समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति बनी, जीवी के राव मेहता समिति बनी, अलग अलग प्रकार से बहुत सारी समितियां बनाई गई। कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, किस किस सरकार पे इसके लिए प्रयास किए गए, उन सारी को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब ये नीति निर्देश। आगे क्या बोला है, कुछ दशाओं में, आगे आर्टिकल 41 क्या बोलता है? आर्टिकल 41 बोलता है कि कुछ दशाओं में, मतलब हर वक्त नहीं, कुछ दशाओं में शिक्षा एवं लोक सहायता उपलब्ध करवाने का राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ये सारे राज्य के कर्तव्य हैं दोस्तों। तो कुछ दशाओं में शिक्षा व लोक सहायता प्राप्त करवाने का, उपलब्ध करवाने का राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब कुछ दशाओं की बात करी है, उन दशाओं में क्या करवाएंगे, जैसे वृद्ध लोग जो होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, उनके लिए क्या करना है, या होता भी है तो वृद्धों के लिए क्या करवा देते हैं, वृद्धा पेंशन की बात कही गई है। ठीक है, उस प्रकार से किसी महिला का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मतलब कोई महिला विधवा हो जाती है, तो विधवा के संबंध में क्या गया है, विधवा पेंशन की बात की गई है। विधवा पेंशन की बात की गई है दोस्तों, विधुर पेंशन की बात नहीं की गई है। जिस महिला का पति मर जाता है उसे विधवा कहा जाता है, लेकिन जिस पुरुष की पत्नी मर जाती है उसको विधुर कहा जाता है। ये आपसे हिंदी में कहीं पे न कहीं पे हो सकता है। विलोम शब्द में पूछ लेगा कि विधवा का विलोम क्या होगा, तो विधुर होगा, या विधुर का विलोम क्या होगा, तो विधवा होगा। ठीक है, उसके बाद में प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई है, मतलब बूढ़े लोगों को शिक्षा देने की बात की गई है। बूढ़े लोगों को अगर शिक्षा नहीं देंगे तो फिर पुराने जमाने की बात करेंगे और फिर क्या मालूम क्या क्या आपको टॉर्चर करेंगे। इसलिए उनको भी क्या गया है, बूढ़े हो गए, बच्चे पैदा कर लिए, कमा लिया, खा लिया, दादा पोते पोती हो गए हैं, तो क्या करा, उनको भी शिक्षा देने की बात कही गई है। प्रौढ़ शिक्षा की भी बात क्या कही गई है, इसमें बात कही गई है। ठीक है, आपको समझ में आएगा अच्छे से। आर्टिकल 42 क्या बोलता है, आर्टिकल 42 बोलता है कार्य के लिए न्याय संगत। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप कहीं कार्य करने जा रहे हैं और वहां पे काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन वहां पर ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है, ऐसी फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। आप मन मार के कार्य करे जा रहे हैं, आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें ये बोला है कि कार्य के लिए न्याय संगत, वो मानवोचित, मतलब मानव के जो लिए उचित हो, मानव के लिए जो मानव के लिए जो उचित स्थितियां हो, उस स्थितियों को उपलब्ध करवाने का क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, उसके अलावा प्रसूति सहायता देने का क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि महिला जॉब कर रही होती है और महिलाओं को क्या होता है, प्रेगनेंसी का जो समय रहता है, मतलब जो गर्भवती महिलाएं रहती है, उन गर्भवती महिलाओं को क्या कहा जाता है कि कुछ दिन का अवकाश दिया जाता है, उसको मातृत्व अवकाश बोला जाता है दोस्तों। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो आर्टिकल 42 के तहत दिया जाता है। जैसे कार्य के लिए न्याय संगत व मानवोचित दशा उपलब्ध करवाना, मतलब एक महिला प्रेग्नेंट है, तो महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के समय उन्हें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीजें उनके साथ में हो सकती है, बच्चे को खतरा हो सकता है। तो क्या करती है सरकार, 6 महीने का क्या देती है आपको, एक प्रसूति सहायता के तहत क्या करती है, मैटरनिटी लीव देती है, मातृत्व लाभ का क्या देती है, आपको फायदा देती है। अब उसमें क्या होता है, 6 माह की जो आपकी होती है वो 2 बच्चों के लिए वैलिड होती है। कितने के लिए, 2 बच्चों। नहीं तो फिर आप पेट फुला फुला के बैठ जाओ कि मेरा तो बच्चा होने वाला, 6 महीने मजे लो और फिर 6 महीने कमाओ और 6 महीने के लिए आपको सैलरी मिले, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो जो 2 बच्चे होंगे किसी भी सरकारी किसी महिला के, तो 2 बच्चों तक आपको मातृत्व लाभ दिया जाता है। इस मातृत्व लाभ के तहत आपको प्रेगनेंसी, जब आपका बेबी होने वाला है उस बेबी के होने के 3 माह पहले और बेबी के होने के 3 माह बाद तक आपको क्या दिया जाता है, मातृत्व अवकाश देने की बात की गई है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये समय जो होता है उस महिला के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल समय होता है, इसलिए उसको आराम की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उसको 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में उनको क्या होता है, क्या मातृत्व अवकाश देने की बात कही गई है। हाँ, इस अवकाश के समय महिलाओं को जो पूरा वेतन है वो पूरा वेतन दिया जाए। उसके अलावा जो 1 माह का है वो पितृत्व अवकाश देने की भी बात कर दी गई है। मतलब जब उस महिला की प्रेगनेंसी होने वाली होगी, जब डिलीवरी होने वाली होगी, तो उसके 15 दिन पहले
और उसके 15 दिन बाद क्या किया जाएगा, उसके 15 दिन बाद तक एक पुरुष को भी, ठीक है, उसकी बीवी बच्चे के रख रखाव के लिए क्या दिया जाएगा, आपको क्या दिया जाएगा, छुट्टी दी जाएगी और उसको आपको पूरी सैलरी मिलेगी। 2 बच्चों तक वैलिडिटी, आप बच्चे पैदा के घर करके घूमते रहो ऐसे ऐसे, तो फिर वो वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल क्या बोलता है, ये आर्टिकल समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अपने ने कितने पढ़ लिए, सबसे पहले आपने पढ़ा आर्टिकल 38 में क्या बोला है, राज्य को लोक कल्याणकारी, राज्य जो है लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, ठीक है, जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक लाभ उपलब्ध करा सके लोगों को। फिर संसाधनों का समवितरण, संसाधनों का समवितरण एवं समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 40 बोलता है आपको ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है। फिर 41 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में क्या करा है, कुछ दशाओं में क्या कर दिया गया आपके शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 क्या बोलता है, कार्य के लिए न्याय संगत एवं मानवोचित दशा उपलब्ध करवाने का अधिकार होगा। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, आर्टिकल 43 आपसे और मुझसे और सबसे जुड़ा, हर चीज सबसे जुड़ी हुई है, लेकिन आर्टिकल 43 थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आर्टिकल 43 क्या बोलता है, निर्वाह योग्य मजदूरी के बारे में बात करता है दोस्तों। किसके बारे में बात करता है, निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि क्या मतलब, किसी व्यक्ति को कम से कम इतनी सैलरी जरूर मिलनी चाहिए कि उसका भरण पोषण हो सके। जैसे आप दिन भर काम कर रहे हो, आज के जमाने में आपको कोई 100 रुपए दे दे तो 100 रुपए से घर नहीं चलता, कम से कम 300-400 रुपए मिलने चाहिए, तब जाके आपका घर चल सकता है। कम से कम 400 रुपए मिलने चाहिए, 500 रुपए या 400 रुपए से ज्यादा मिलने चाहिए, तो ही आप एक बेहतर, एक स्थिर जीवन क्या कर सकते हैं, आप बिता सकते हैं। तो निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है। निर्वाह योग्य, आपके जीवन के निर्वहन के लिए जो मजदूरी की आवश्यकता है, आपके जीवन के लिए निर्वहन के लिए जो पैसों की आवश्यकता है, कम से कम इतनी मजदूरी आपको क्या करनी चाहिए, मिलनी चाहिए, इसकी बात करता है आर्टिकल 43। तो निर्वाह योग्य मजदूरी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, और न्यूनतम मजदूरी की बात की गई, मतलब इस दर से कम मजदूरी मिलेगी। सरकार को इतना फिक्स करना पड़ेगा कि कहीं भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो इससे कम या इतने आवर काम कर रहे हैं तो इससे कम सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो अंडर ग्रेजुएट में जो रहती हैं महिलाएं रहती हैं, जो गर्ल्स रहती हैं, उनको जो प्राइवेट संस्थान है ना, वो प्राइवेट संस्थानों में काम करने जाती है। मोस्टली लड़कियां रहती है जो कोचिंग पढ़ाने जाती हैं, या फिर आपने देखा होगा कि स्कूलों में काम करती है, तो उनको 3-3, 4-4 हज़ार बेसिक सैलरी पे क्या करवा देते हैं, 5-5, 7-7, 8-8 घंटे काम करवाते हैं और 3-3, 4-4 हज़ार रुपए दे देते हैं। तो सरकार को ऐसा भी करना चाहिए कि सरकारी संस्थानों में तो कर ही रखा, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में भी आपको इससे कम मजदूरी नहीं देना, ऐसा प्रावधान लेकर आना चाहिए। हालांकि इस पर अभी मेरा सही नॉलेज नहीं हो पाएगा मेरा, मतलब कि प्राइवेट संस्थानों में ऐसा लागू है या नहीं, इतनी न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए या नहीं, इसका अभी मुझे पूरा पक्का पता नहीं है, ठीक है। लेकिन न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है, ठीक है। उसके अलावा जो भी सरकारी संस्थान, सरकार की तरफ से जो काम करवाया जा रहा है, उसमें तो न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है। फिर क्या बोलता है, उद्योगों में कामगारों की भागीदारी, मतलब जितने भी उद्योग होते हैं, उन उद्योग में अगर कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं तो उन परिवर्तनों में कामगारों की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी क्या हुआ, एलन मस्क ने क्या कर लिया, आपके किसको खरीद लिया, ट्विटर को खरीद लिया। अब उस उद्योगों में कामगारों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी। अगर भारत में होता मान लो ट्विटर, तो फिर क्या होता, उद्योगों में बहुत सारे भारतीय कर्मचारियों को बाहर कर दिया, मतलब ट्विटर के बहुत सारे कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। तो उद्योगों में कर्मचारियों का प्रबंधन हो रहा है कि नहीं, भागीदारी, ये तो भागीदारी को आप निकाल रहे हो, और भागीदारी करने के बगैर, है ना, ये भारत की बात होती तो होता, वो अमेरिका की बात, उसकी बात छोड़। तो उद्योगों में कामगारों की भागीदारी की बात कही गई है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी बात कही गई। ये सारे कर्तव्य हैं, इनको निभाना नहीं निभाना वो आगे अपने बात करेंगे। चलिए आगे क्या बोलता है, सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सहकारी संगठनों की बात करता है। सहकारी संगठनों को क्या देना है, बढ़ावा देने की बात करता है। क्या बोलता है ये, जिस प्रकार से जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, जो जिसका आप दूध पीते हो, दही पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, जो खाते हो, तो वो सारा क्या, वो एक सहकारी संगठन है, अमूल, ठीक है। उसी प्रकार से आपने सहकारी बैंकों के बारे में सुना होगा। तो जो सहकारी संस्था है, कोऑपरेटिव, सहकारी मतलब साथ साथ में मिलकर कार्य करने वाली जो संस्थान है, उन संस्थानों को बढ़ावा देना की बात भी क्या करता है, आपका आर्टिकल 43 करता है, ठीक है। आर्टिकल 44 है जो बहुत ज्यादा विवादित रहा है हमेशा से। आर्टिकल 44 बोलता है समान नागरिक संहिता के बारे में बोलता है। इसके बारे में अभी एक थोड़े देर में या थोड़ी दिन में, कल या परसों में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाला है,
चूंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनाव के माहौल में आपको देखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में क्या बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा अगर ये पार्टी जीतती है तो इसके बारे में अपने भी बात करेंगे कि समान नागरिक संहिता क्या है और इससे संबंधित मामला क्या है, कहां पर है और कहां पर नहीं है। बाकी आपको बता दें समान नागरिक संहिता की बात करता है यानी यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में बात करने की बात करता है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में जो 98% लगभग जो कानून है, 97-98% जो कानून है वो सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कानून जो है अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उन धर्म के हिसाब से जो कानून चलते हैं उन कानूनों को समाप्त करके एक कानून करने की बात की गई है समान नागरिक संहिता। वो जो ऐसे मामले होते हैं जैसे विवाह से, तलाक से, गोद लेने से संबंधित जो मामले होते हैं, इन मामलों में उत्तराधिकारी से संबंधित जो मामले होते हैं उन मामलों को किसमें सम्मिलित किया जाता है, नागरिक मामलों में सम्मिलित किया जाता है, ने सिविल मामलों में सम्मिलित किया जाता है। इन सिविल मामलों के संबंध में क्या करना चाहिए, एक समान नागरिक संहिता लाने की बात करता है आर्टिकल 44 ये बात करता है। ये कहां पे लागू है अभी, तो आर्टिकल 44 जो ये आपका जो गोवा में लागू है आपका समान नागरिक संहिता, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे समान नागरिक संहिता लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर जब महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, महिलाओं को सताया गया है या किसी ट्राइब्स को सताया गया है, तो उस समय सरकार को बहुत बार इसी चेतावनी दी है कि आपको समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए और सरकार इस ओर अग्रसर भी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके लिए पूरा सेशन अपने करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या बोलता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या बोलता है दोस्तों, आर्टिकल 45 बोलता है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए, जो 14 साल तक के जो नन्हे मुन्ने छोटे मोटे हैं आपके, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको शिक्षा देना पड़ेगा, उनको स्वास्थ्य देना पड़ेगा, अच्छे स्तर का शिक्षा देने का अधिकार, शिक्षा देना राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। सब जगह कर्तव्य की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारे राज्य के कर्तव्य होंगे। तो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको जो शिक्षा देना वो राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी किसका कर्तव्य होगा, उनके पोषण आहार में वृद्धि करना भी किसका कर्तव्य होगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं जो प्राथमिक एजुकेशन होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसमें फ्री शिक्षा दी जाती है, आपने देखा होगा सरकारी संस्थानों में। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका बच्चा होता है, किसी का भी बच्चा होता है, तो सरकार क्या करती है, खसरे का इसका लगा टीका लगा दो, पोलियो का टीका, पोलियो की दवा पिला दो, फिर क्या है मलेरिया का टीका लगा दो, क्या मालूम करें कितने चीजें क्या लगाती हैं सरकारें, टीका लगाती हैं। तो जब बच्चा 3 से 5 मतलब 0 से लेके 3-4 साल तक के अंदर का रहता है ना, तो उसके हमेशा कहीं ना कहीं होता रहता है, क्योंकि उसको अलग अलग प्रकार के क्या लगते हैं, टीके लगते रहते हैं, कभी टीबी का, कभी काय का, पोलियो का, कभी काय की वैक्सीन, तो उनको वैक्सीनेशन होता रहता है अलग अलग प्रकार का, इसलिए वो बच्चे बीमार रहते हैं ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, ठीक है, इसलिए बात करता है। तो 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। अब ये वाले आर्टिकल का प्रयोग करके भारत सरकार के द्वारा किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 2002 में, मतलब 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया। और क्या किया गया, उसके तहत क्या किया गया कि भारत सरकार ने क्या किया गया, इस 45 आर्टिकल 45 को यहाँ से कहाँ ले गए, आर्टिकल 21A। अब 21A में ले गए, यानी वो क्या हो गया, आपका मौलिक अधिकार हो गया। अब मौलिक अधिकार हो गया, अगर आपका बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, क्योंकि उसको आर्टिकल 21 में भी रख दिया है। अब 21 में रख दिया है तो ये तो न्यायालय में जाने योग्य है, तो क्या कर सकते हैं, आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अलावा इसको आर्टिकल 51 के ए में भी रख दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों में भी इसको क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। अगला क्या आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 बोलता है ST SC OBC वो जो दुर्बल वर्ग है, जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनके लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों का ध्यान रखना किसका होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब जो ST SC OBC वर्ग के जो लोग हैं, जो दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके आर्थिक हितों को ध्यान रखने के बारे में किसका कर्तव्य होगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा। अगला क्या है, जीवन स्तर को ऊंचा रखना, आर्टिकल 46 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया, आपने देखा होगा कि ST SC का आरक्षण जो है वो 2029 तक बढ़ा दिया गया है। अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, शायद 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 47 क्या बोलता है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार और राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब क्या बोलता है कि जो व्यक्तियों का उसके जीवन स्तर को उठाने का जो किसका कर्तव्य होगा, राज्य कर्तव्य होगा। जो
कुपोषण का शिकार हो जाते हैं लोग, उन कुपोषण से बचाया जाए, उनके पोषण का जो स्तर है उस पोषण के स्तर को क्या कराया जाए, बढ़ाया जाए। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस व्यक्ति की बीमारी का पूरा जो खर्चा है वो कौन उठाए, सरकार उठाए। फिर क्या किया सरकार ने, योजना लेकर आई। क्या योजना लेकर आई, जैसे कोई भी बच्चा वगैरह होता है ना तो सरकारी अस्पताल से उसको क्या पता क्या क्या खाने के लिए दिया जाता है, काजू बादाम और एक डिब्बा दे के देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस महिला के लिए कुछ राज्यों में क्या कर दिया गया है, कुछ अकाउंट में पैसा डाल देंगे ताकि कुछ समय तक के लिए जो उसका क्या है उसका रोटेशन बन सके। ये सारी इसी के हिसाब से किया गया है। पोषण आहार को ऊंचा रखें, ठीक है, ऊंचा रखने, लोक स्वास्थ्य को ऊंचा रखने का किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। अब लोक स्वास्थ्य को ऊंचा रखने, जैसे अभी कोरोना पूरा पेंडेमिक आया था, तो कोरोना पेंडेमिक में सारे लोग मतलब लोग कम से कम जनहानि हो, इसके लिए क्या किया था सरकार ने, सबसे पहले तो खाना दिया आपको ताकि आपका पोषण बना रहे। दूसरी बात, आपको फ्री में वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाया, ठीक है। तीसरी बात, सरकार की एक स्कीम आई, आपकी जो स्कीम का नाम क्या है, जो 5 लाख तक का आपका फ्री आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती, ठीक है। चल नाम याद नहीं आ रहा उसको आगे बताने की कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला है, नशीली दवाइयों पर रोक लगाई जाए, ताकि नशीली दवाइयों पर अगर रोक लगेगा, नशीली चीजों पर अगर रोक लगेगा तो क्या करेगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बने रहेगा। फिर शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए तो जैसे गुजरात राज्य है शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे बिहार राज्य है इन्होंने भी क्या कर दिया, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। उसके अलावा क्या है आपको, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। चलिए आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहा था, जो 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देती है। अगर 1 साल के अंतर्गत आपको कुछ भी होता है तो 5 लाख तक का आप क्या कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं किसी निजी संस्थान में भी, या फिर जो आयुष्मान भारत के तहत रजिस्टर्ड संस्थान है उनमें आप क्या कर सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आर्टिकल 48 क्या बोलता है, आर्टिकल 48 बोलता है कृषि को बढ़ावा देने की बात करता है, पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है, यानी कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार के द्वारा क्या लाएगा, एक स्कीम लाई गई जिसमें क्या कर दिया गया कि 6,000 रुपए तक का क्या दिया जाएगा, 6,000 रुपए आपको हर साल आपके अकाउंट में आएंगे, मतलब 500 रुपये महीना आएगा। हालांकि इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी जिसको नहीं कुछ मिलता है उसको थोड़ा भी मिल जाए तो उसको कुछ ना कुछ सहायता मिल ही जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो यूरिया होता है वो सरकार उपलब्ध करवाती है, अलग अलग जो आपकी अलग अलग सरकार की स्कीम है कृषि से रिलेटेड, आपको लोन उपलब्ध करवाती है, केसीसी उपलब्ध करवाती है, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह उपलब्ध करवाती है। तो ये सारी सरकार की स्कीम। पशुपालन को बढ़ावा देना, सरकार क्या करती है, पशुधन की रक्षा करवाने के लिए अलग अलग चीजें करवाती है, उनके लिए इंश्योरेंस करवाती है, पशुओं का इंश्योरेंस की भी बात आती है, ठीक है। गौशालाओं बनाने की बात करता है, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसका कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। पर्यावरण व वन संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। सरकार बोलती है आपको सिंगल यूज जो पॉलीथीन होती है आपको उसको कम यूज करना चाहिए। आप देखना आजकल के लोगों में और पुराने लोगों में आप में घर में जो भी दादाजी दादीजी नानाजी जो भी रहते होंगे, आपके बड़े पापा बड़ी मम्मी वगैरह, तो वो क्या करते हैं, घर से जब भी निकलते हैं तो आप क्या करते हैं, वो एक बैग लेके निकलते हैं घर से, ताकि अगर कुछ भी लेकर आएंगे तो उसमें रख लें। लेकिन आजकल के लोग क्या निकलते हैं, हाँ थैली मिल तो जाएगा, सब्जी वाला ओ भाई थका बस तो थैली नहीं है, यो नहीं है, वो नहीं है, तो ये अपनी आदत बिगाड़ ली, ठीक है। तो सरकार भी कितना करेगी, अगर करेगी तो ये कुछ अपने भी कर्तव्य होते हैं, राज्य के कर्तव्य हैं, ऐसे अपने भी कर्तव्य हैं, केवल अपने अधिकारों की बात कर लेते हैं, अपने कर्तव्यों की बात नहीं कर पाते हैं। तो पर्यावरण और वन संरक्षण की बात करता है, वन के संरक्षण की बात करता है, मतलब कैसे वनों को बचाया जाए, कैसे वनों को कम होने से बचाया जाए, वन के संवर्धन की बात करता है, कैसे उनको बढ़ाया जाए इसकी भी बात करता है, ठीक है। वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना की बात की होती है। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में, सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, जिसे ये सारी चीजें निर्देश है, इन निर्देशों को लागू करने के लिए फिर सरकार ने क्या किए गए हैं, अलग अलग नियम बना दिए। जैसे वनों को सुरक्षित रखने के लिए वन संरक्षण अधिनियम बना दिया, जैसे वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए क्या बना दिया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ला दिया, ठीक है। चल उसके बाद में क्या बोलता है, आर्टिकल 49 बोलता है कि राष्ट्रीय स्मारक जो है आपके, राष्ट्रीय स्मारक यानी क्या, जैसे आगरा का किला, जैसे आपका आगरा का किला, ताजमहल, जैसे आपका खजुराहो टेम्पल, जैसे सांची स्तूप, जैसे फिर आप जाओगे दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली का किला मतलब लाल किला, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे स्मारक जो हैं आपके, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, उन राष्ट्रीय स्मारकों को क्या कराएगा, उन राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना, और जो भी राष्ट्रीय जो वस्तु है उन राष्ट्रीय वस्तु का संरक्षण करने का जो कर्तव्य होगा वो किसका होगा, राज्य का होगा। अगला क्या बोलता है, आर्टिकल 50 बोलता है आपको न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण करने की बात करता है। मतलब जब भी न्यायपालिका कोई कार्य
करेगी तो उसमें कार्यपालिका कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर कोई कार्यपालिका कोई कार्य कर रही है तो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन इसमें क्या बात कर रही है, अगर इस कार्यपालिका के द्वारा कोई भी ऐसा काम किया गया जो संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसमें अड़ंगा लगा सकती है। मतलब राज्यपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को अलग अलग तो कर दिया गया, यहाँ पे अलग अलग करने की बात कही गई है। आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो वाद विवाद होते हैं उन अंतरराष्ट्रीय वाद विवादों को शांतिपूर्वक क्या करेगा, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि शांतिपूर्वक उनका निपटारा कर दे। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का राज्य का कर्तव्य होगा और इसमें वृद्धि करने का, जैसे अभी क्या हो रहा है यूक्रेन और इसका वार हो रहा है, आपका यूक्रेन और रशिया का वार होना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि रशिया क्या करता है, मोदी जी को बुलाता है, यूक्रेन मोदी जी से प्रार्थना करता है कि इस युद्ध को शांत करवाने की कुछ कोशिश कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनेगी तो अंतरराष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में अगर शांति रहेगी तो भारत में भी शांति रहने की संभावना है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भारत देश भी उसमें उतरना ही पड़ता है, ऐसा होता है। तो क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का क्या होगा, भारत का कर्तव्य होगा, इसमें बात करता है। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत कार्यरत भी रहेगा, ऐसी बात भी करता है। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है वो नीति निर्देश तत्वों के बारे में बात कही गई है, आपको मैंने बता दिया है। सब अलग अलग, ये अगर आप एक बार और पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल इजीली है, इतने सारे आपको आर्टिकल याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए अब दमन, यहां से अगर आप देखोगे तो 41, 42 और 43 इसकी ट्रिक है दमन। क्या ट्रिक है, दमन क्या है, द से दशाओं में, कुछ दशाओं में, फिर मानवोचित, म से मानवोचित और न से निर्वाह योग्य मजदूरी की बात करता है। 40 तो सभी को याद होता है, लगभग जो पॉलिटी पढ़ता है वो सभी याद देता है 40, ठीक है। 37 क्या बोलता है, न्यायालय में नहीं जा सकते। 36 राज्य की परिभाषा देता है। उसके बाद में 44 समान नागरिक संहिता। फिर 45 क्या बोलता है, 45 बोलता है आपको 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा। 46 क्या बोलता है आपका, 46 बोलता है जीवन ST SC OBC के लिए क्या करना है आपको, ST SC OBC के लिए क्या करना है आपको, के हितों को ध्यान में रखना है। फिर 47 क्या बोलता है, 47 बोलता है जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बात करता है। 48 क्या बोलता है, कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। 49 क्या बोलता है आपका, राष्ट्रीय हित के जो भी स्मारक है उनका ध्यान में रखा जाए। 50 क्या बोलता है, 50 बोलता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात करता है। और 51 क्या बोलता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। ठीक है, इतना पूरा आपको समझ में आया होगा। और मैंने हर जगह यूज किया है कि ये राज्य के कर्तव्य होंगे, मतलब राज्य के कर्तव्य हैं, अधिकार आपके ना अधिकार है ना आपके कर्तव्य ना राजकारण। अब इसमें क्या बात करते हैं, इसमें यह होता है दोस्तों कि राज्य के कर्तव्य हैं। जब भारत का संविधान बना था तो भारत के पास में इतने उचित संसाधन उपलब्ध नहीं थे कि इन सारी वस्तुओं को उस समय उपलब्ध करवा सके, इसलिए आर्टिकल 37 जोड़ा गया इसमें। और इसमें यह बोल दिया गया कि जब क्या नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति इसके खिलाफ न्यायपालिका में नहीं जा सकता। जब भी राज्य के पास उचित संसाधन उपलब्ध होंगे, तो उचित संसाधन जब उपलब्ध होंगे तब राज्य इन सारी चीजों को भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, इसी के लिए संविधान सभा में केटी शाह के द्वारा एक कथन किया गया, और केटी शाह के द्वारा जो कथन कहा गया है उसको बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया। केटी शाह बोलते हैं कि यह एक ऐसा चेक है, मतलब DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छा अनुसार दे। मतलब आप बैंक में जाते हैं, चेक लेके जाते हैं, चेक लेके जाएंगे तो आपको पैसे दे जाए। कौन दे देगा पैसे, तो बैंक आपको पैसा दे देगी। आप बैंक गया और बैंक वाले ने मना कर दिया, नहीं अब हमारी इच्छा होगी तब देंगे, फिर कैसा लगेगा आपको। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रकार का चेक है नागरिकों के लिए, लेकिन जब सरकार के पास में उचित संसाधन उपलब्ध होंगे तभी ये क्या करवाएगी, राज्य आपको ये चेक उपलब्ध करवाएगा। इसलिए केटी शाह ने इसके लिए बोला था कि यह एक ऐसा चेक है, यानी DPSP एक ऐसा चेक है जो राज्य अपनी इच्छा अनुसार उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला जो पूरा सेशन है इसको आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और ये जो आपके आने वाली जो एग्जाम्स है उसमें बहुत कारगर साबित होगा आपकी तैयारी में। ठीक है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।